हम लोग आज क्लास 11 में अध्याय 5 एक्सरसाइज 5 समिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो दिया गया है समिश्र संख्याएं, ये तो नया नाम है, लेकिन ये जो नाम है द्विघातीय समीकरण, इसको हम लोग पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। और आप लोग को याद होगा कि द्विघातीय समीकरण में हम लोग तीन मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़े हुए थे। वहां पर हम लोग तीन स्थिति पढ़े हुए थे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac इक्वल टू 0 और b² - 4ac लेस देन 0। ये तीन स्टेट हम लोग पढ़े हुए थे विविक्तर का, यानी डिस्क्रिमिनांट का। इस स्थिति में जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होता था तो उस समय हम लोग पढ़े थे वहां पर कि द्विघात समीकरण को दो मूल प्राप्त होंगे, यानी कि 2 रूट्स मिलेंगे, और वो दोनों रूट्स जो होता है वो असमान होता था, यानी कि भिन्न भिन्न होता था। इस स्थिति में हम लोग पढ़े हुए थे कि इसमें भी 2 रूट्स मिलते हैं, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, यानी समान होते हैं। इस स्थिति को हम लोग पढ़े हुए थे 10 क्लास में कि इसका कोई भी रूट्स हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जब हम लोग b² - 4ac निकालते थे तो लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव, यानी कि निगेटिव संख्याएं प्राप्त होती थी, और निगेटिव संख्या का वर्गमूल हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते थे, इसलिए वहां पर हम लोग लिखते थे कि इसका मूल प्राप्त नहीं होगा। इसी को जो यहां पर हम लोग 10 क्लास में जो इस चीज को हम लोग छोड़े हुए थे, जिससे मूल प्राप्त नहीं हो रहा था, इसी का हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे समिश्र संख्या के अंतर्गत। इसीलिए इसका नाम दिया गया है समिश्र संख्या। और समिश्र संख्या में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट वास्तविक कहलाता है और सेकंड पार्ट काल्पनिक कहलाता है। यानी कि समिश्र संख्या 2 संख्याओं से बनी हुई होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो समिश्र संख्या के अंतर्गत ही हम इसको पढ़ेंगे, और इसको जो अंडर रूट में जो ऋणात्मक मिलता था उसको हम लोग काल्पनिक के रूप में मान करके इसका हम लोग यहाँ पर हल ज्ञात करेंगे। तो 10 क्लास में जो हम लोग ये पढ़े हुए थे, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर क्लास 11 में, और इसी को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि समिश्र संख्या का डिफिनीशन, कि यदि a + ib, ध्यान रखिएगा a + ib, जिसमें a जो है वो वास्तविक पार्ट है, b जो है वो काल्पनिक पार्ट है, और ये जो i दिखाई दे रहा है वो i जो है √-1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट में जो ऋणात्मक हमको मिलता था उसी ऋणात्मक को हम लोग 1 के इकाई के गुणनफल के बराबर कर लेते हैं और उसका मान i रखते हैं। आगे क्वेश्चन बनेगा तो समझ में आएगा। एक उदाहरण हम लोग लेंगे इस पर, के रूट की संख्या जहां a और b जो होगा वो वास्तविक संख्या ही होगी, उस स्थिति में वो एक समिश्र संख्या कहलाएगी। यानी कि कोई भी संख्या हम लोग समिश्र संख्या के रूप में देखेंगे तो इस रूप में होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि यदि a + ib के रूप में हमारी संख्या, जैसे मान लीजिए कि a नहीं है, ib है, तो क्या ये समिश्र संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसमें i है। ठीक है, यदि मान लीजिए केवल a है तो इसको क्या हम लोग समिश्र संख्या मान सकते हैं? तो इसको भी मान सकते हैं। इसको उस रूप में लिख लेंगे हम लोग। तो कैसे लिखेंगे? i × 0 कर लेंगे, क्योंकि इसमें b 0 है, तो a + i × 0 करेंगे तो यहाँ पर b 0 मिल गया, लेकिन a और b का मान तो हमको प्राप्त हो जा रहा है, a + ib के रूप में लिख रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यदि केवल हम लोग को वास्तविक भाग भी प्राप्त हो रहा है तो उसे हम लोग समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, a + ib का फॉर्म हम लोग दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यह है कि समिश्र संख्या को हम लोग जनरली ऐसे z बराबर ही हम लोग सूचित करते हैं समिश्र संख्या को। तो z बराबर यदि a + ib के रूप में है तो a को हम लोग वास्तविक भाग जिसे रियल पार्ट, और b को काल्पनिक भाग जिसे इमेजिनरी पार्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स हैं वो भी लिखे हैं। समिश्र संख्या z के वास्तविक भाग को देखिए, रियल का ये जो रियल पार्ट हम लोग लिखे हैं इसमें 2 लेटर केवल लिखा जाता है re, और उसके बाद ये समिश्र संख्या जिसको हम लोग सूचित करते हैं वो लिखा जाता है, यानी कि z का वास्तविक भाग। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि समिश्र संख्या z का वास्तविक भाग। ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ेंगे रियल पार्ट्स ऑफ z, या REZ भी हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं उसको। ठीक है, तथा काल्पनिक भाग को IM, इमेजिनरी नंबर है, इसका भी 2 लेटर हम लोग शुरू वाला लिखेंगे IM, और Z जो होगा वो समिश्र संख्या जिससे हम लोग उसको सूचित किए रहेंगे उसको उसके साथ ले लेंगे। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी ऑफ Z, यानी कि इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं उसका काल्पनिक भाग। तो I के साथ जो होगा उसे काल्पनिक कहेंगे,
और जो i के साथ नहीं होगा उसे हम लोग वास्तविक कहेंगे, यानी कि रियल पार्ट कहेंगे। ठीक है, दो समिश्र संख्या यदि a प्लस ib और c प्लस id समान होगी, कब? जब दोनों बराबर होगी। तो कैसे बराबर होगा? देखिए यहां पर हम लोग बराबर कर लिए हैं, तो कैसे बराबर होगा? तो वास्तविक भाग के बराबर वास्तविक भाग होगा, यानी कि a बराबर c होना चाहिए और b बराबर d होना चाहिए, यानी कि काल्पनिक भाग के बराबर होगा। वास्तविक भाग के बराबर होंगे, काल्पनिक भाग के बराबर होगा, तो दो समिश्र संख्या बराबर होंगे, अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a भी दिया गया है और यहाँ पर d और यहाँ पर c कर दीजिए, तो a बराबर c नहीं होगा, a बराबर d हो जाएगा। अब क्योंकि d हम लोग यहाँ पर कर लिए थे, ये भी याद रखना है, यानी कि उलट भी यदि हो जाएगा तो वो समिश्र संख्या बराबर नहीं होगी। तीसरा, समिश्र संख्या में अंडर रूट -1 को i द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, i मतलब इमेजिनरी, ध्यान देना है, i से सूचित किया जाता है, अर्थात अंडर रूट -1 इक्वल टू i हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक हम लोग यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 प्लस i4 हम लोग ले लेते हैं, ये कोई समिश्र संख्या है, इसको हम लोग z बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका वास्तविक भाग क्या है, हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, रियल ऑफ z इक्वल टू 3। इमेजिनरी भाग क्या है, तो इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 4 हम लोग लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पहला आपका एग्जांपल्स है, दूसरा एग्जांपल्स हम लोग दे रहे हैं कि यदि a प्लस i3 बराबर 4 प्लस ib हो, तो a और b का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें वास्तविक पार्ट देखिए a है और इसमें वास्तविक पार्ट क्या है 4, तो हम लोग लिख देंगे a बराबर 4 और काल्पनिक पार्ट को हम लोग तुलना करेंगे, तो इसमें है i3 और इसमें है ib, तो दोनों में i कॉमन है, i को छोड़ देंगे, 3 किसके बराबर हो जाएगा, b के, यानी कि यहां पर b बराबर हमको 3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग वास्तविक और काल्पनिक भाग को हम लोग अलग अलग करेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे इस पर ये समिश्र संख्या के कुछ बीजगणित है, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं समिश्र संख्याओं का बीजगणित, यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें अलजेब्रा का मतलब जहां अलजेब्रा लग गया वहां क्या क्या होता है, योग, घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा योग, यानी कि दो समिश्र संख्याओं का योग कैसे करते हैं हम लोग। तो यदि दो समिश्र संख्या z1 a प्लस ib है और z2 c प्लस id है, तो इसके योग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे? तो z1 प्लस z2 करेंगे हम लोग, यहां पर z1 की जगह पर z1 को लिखेंगे a प्लस ib और z2 के जगह पर z2 को लिखेंगे यहां पर c प्लस id। इसमें करना क्या है कि वास्तविक को वास्तविक के साथ जोड़ेंगे a प्लस c और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ जोड़ेंगे, यानी कि ib प्लस id, और उसमें i कॉमन है, i कॉमन हम लोग कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, i इंटू b प्लस d। ऐसे हम लोग योग करेंगे। ठीक है, यदि इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक इसी प्रकार हम लोग जोड़ेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद इसका गुण दिया गया है कि कौन कौन सा ये नियम को पालन करता है इसका योग। तो पहला होता है समरक नियम, जो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं। समरक नियम का मतलब क्या होता है कि यदि किसी दो समिश्र संख्या को हम लोग लिए हुए हैं और उसका योग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट समिश्र संख्या प्राप्त हो रहा है, तो वो समरक नियम को पालन कर रहा है, अन्यथा पालन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर समरक नियम पालन होगा, क्योंकि दो समिश्र संख्या का हम लोग योग जोड़ते हैं तो वो भी एक समिश्र संख्या होती है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर देखिए z1 समिश्र संख्या थी, z2 समिश्र संख्या थी, जोड़े तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस ib के रूप में है, तो ये भी एक समिश्र संख्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 2 प्लस i3 और 3 प्लस i4 को हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए वास्तविक को वास्तविक के साथ जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 प्लस i इंटू 3 और 4 को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे काल्पनिक को, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए तो 5 प्लस i7, ये भी जो रूप है वो a प्लस ib के रूप का है, तो ये भी एक समिश्र संख्या हुआ, यानी कि दो समिश्र संख्याओं का योग भी एक समिश्र संख्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि समरक नियम का पालन करता है। ठीक है, उसके बाद है क्रम विनिमय नियम। z1 z2 दो यदि यहाँ पर है समिश्र संख्या, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1। ठीक है,
यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि Z1 में Z2 को जोड़ेंगे तो इतना मिला है, Z2 में Z1 को जोड़ेंगे तो भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो जोड़ में हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, पीछे से भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इस पर उदाहरण देने की जरूरत नहीं लग रही है। तीसरा है साहचर्य नियम, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं। साहचर्य नियम में 3 सम्मिश्र संख्या लेना पड़ेगा, तो उसमें हम Z1 Z2 और Z3 के लिए साहचर्य होगा कब, जब Z1 और Z3 का योग Z1 और Z2 का योग Z3 के साथ जोड़ने पर, Z1 का योग Z2 और Z3 के साथ जोड़ने पर बराबर आ जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे कि साहचर्य नियम का पालन करता है। और हम लोग जानते हैं कि योग के लिए, किसी भी संख्याओं के योग के लिए वो जो साहचर्य होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये साहचर्य होगा। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। योगात्मक तत्समक का क्या मतलब होता है? तत्समक का मतलब ये होता है कि यदि किसी सम्मिश्र संख्या में कौन सा ऐसा सम्मिश्र संख्या जोड़ दें कि वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए जो पहला वाला लिखे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया किसी सम्मिश्र संख्या Z के लिए शून्य एक तत्समक होता है जिसे शून्य सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ध्यान रखना है। और Z में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो Z प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर Z सम्मिश्र संख्या है और ये जो हम लोग जोड़े हुए हैं यही तत्समक है, क्योंकि इस 0 को हम लोग किसी सम्मिश्र संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वही सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगी। और शून्य को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं 0 बराबर 0 प्लस i इंटू 0, जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग शून्य होता है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व। योगात्मक प्रतिलोम हम लोग पीछे क्लासों में ये सारा चीज पढ़े हुए हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब जैसे 2 में हम क्या जोड़ेंगे तो तत्समक हमारा प्राप्त हो जाएगा। ये जो तत्समक हमको प्राप्त हुआ था 0, वो तत्समक हमको कैसे प्राप्त होगा 0, तो 2 में हम -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सम्मिश्र संख्या होगा उसके विपरीत चिन्ह वालों को उसके साथ जोड़ दें तो वो 0 हो जाएगा। तो जैसे देखिए किसी सम्मिश्र संख्या Z और एक अन्य सम्मिश्र संख्या -Z इस प्रकार है कि Z प्लस -Z बराबर 0 हो जाएगा। तो -Z जो है, ये -Z जो है इस Z का योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, क्योंकि इक्वल टू में 0 इसका तत्समक प्राप्त हो रहा है। दूसरा है इसका पॉइंट, ये तो पहला वाला खत्म हो गया योग का। दूसरा है 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। तो जैसे हम लोग योग किए थे उसी तरह अंतर भी करेंगे। तो Z1 बराबर यदि हम लोग ले रहे हैं a प्लस IB और Z2 बराबर यदि हम लोग ले रहे हैं C प्लस ID, यदि इसको हमको घटाना है तो Z1 माइनस Z2 बराबर क्या करेंगे a प्लस IB माइनस C प्लस ID, माइनस से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -C माइनस ID। अब इसमें वास्तविक को वास्तविक के साथ घटाएंगे यानी कि a माइनस C प्लस इसमें और इसमें i कॉमन है, i कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा b माइनस d, यानी कि इसका भी अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अंतर करेंगे। और अंतर समुच्चय जो होता है ये कौन कौन सा नियम का पालन करता है? तो देखिए अंतर समुच्चय समवर्ग नियम का ये भी पालन करेगा, क्योंकि 2 सम्मिश्र संख्याओं का घटाव भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी समवर्ग नियम का पालन करेगा, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि Z1 में से Z2 घटाएंगे और Z2 में से Z1 घटाएंगे तो दोनों के चिन्ह में अंतर हो जाता है, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। योगात्मक इसका जो होगा योगात्मक तत्समक, इसका प्राप्त कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को Z प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है। योगात्मक तत्समक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सम्मिश्र संख्याओं का अंतर जो है, ध्यान रखना है, तो हम लोग क्या घटाएंगे कि आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर Z प्लस 0 कर रहे हैं, कहीं 0 प्लस Z भी करना पड़े तो भी Z आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 0 माइनस Z करेंगे तो तत्समक प्राप्त नहीं होगा। उस स्थिति के लिए हम लोग छोड़ देंगे। और फिर योगात्मक प्रतिलोम का जैसे इसमें अस्तित्व था उस तरह इसमें अंतर वाले तत्समक का अस्तित्व कैसे प्राप्त होगा, यदि उसका तत्समक प्राप्त नहीं हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के बीजगणित का तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। हम लोग यहाँ पर लिखे हैं परिभाषा, कोई 2 सम्मिश्र संख्या Z1 a प्लस IB और Z2 C प्लस ID हो तो उसका गुणन किस प्रकार होता है, जिसको हम लोग देख लेंगे। तो कैसे करेंगे, Z1 इंटू Z2 बराबर a प्लस IB इंटू C प्लस ID। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग गुणा करेंगे जैसे हम लोग बीजगणित में करते हैं। a से C में AC, a से ID में करेंगे तो IAD, IB से C में करेंगे तो IBC, IB से ID में करेंगे तो I²BD। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि AC हम यहां पर उसी तरह लिख देंगे। IAD और IBC में I कॉमन है, I कॉमन कर लेंगे तो हमको मिलेगा AD प्लस BC।
प्लस, अब देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर है। अभी पीछे हम लोग परिभाषा में लिख चुके हैं कि अंडर रूट -1 को आई बराबर सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इस दोनों को स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कि हम लोग आई स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, -1, तो -1 रख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा BD, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब AC प्लस IAD प्लस BC और प्लस माइनस माइनस BD हो गया। अब ये भी वास्तविक हो गया, ये भी वास्तविक, दोनों को एक साथ कर लेंगे तो AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC। इस प्रकार से हम लोग गुणा करेंगे, ध्यान रखना है, सेम इसी तरह हम लोग गुणा करेंगे। या ये गुणा को यदि हम लोग पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि A प्लस IB और दूसरा को C प्लस ID के रूप में लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके गुण में समवर्ग नियम है, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी सम्मिश्र संख्या होता है, ये आपको दिखाई दे चुका है। दो सम्मिश्र संख्या का गुणा किया, यहाँ भी हम लोग को सम्मिश्र संख्या ही मिला है, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे तो A प्लस IB के रूप में है ये भी, और कोई भी संख्या यदि A प्लस IB के रूप में है तो वो सम्मिश्र संख्या है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो समवर्ग नियम पालन करेगा। क्रम विनिमय नियम, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि Z1 और Z2 का गुणा Z2 और Z1 के गुणा के बराबर होगा। यानी कि इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप लोग Z2 इंटू Z1 का गुणा इसी तरह कर लीजिएगा, यही सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा साहचर्य नियम। तीन सम्मिश्र संख्या Z1, Z2 और Z3 के लिए जैसे हम लोग योग का किए थे उसी तरह गुणन का भी होता है, तो वही सेम चीज है और हम लोग जानते हैं, ये काम हम लोग बीजगणित में कर चुके हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, गुणात्मक तत्समक में हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा सम्मिश्र संख्या है जो कि किसी अन्य सम्मिश्र संख्या में हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करें और वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे सम्मिश्र संख्या Z के लिए एक तत्समक होता है जिससे एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, और Z में हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो Z मिल जाएगा, यानी कि इस सम्मिश्र संख्या में इस सम्मिश्र संख्या से गुणा करेंगे तो ये वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाएगी जो हम लोग लिए हुए थे पहला वाला। और इस सम्मिश्र संख्या को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस I इंटू 0, जिसे एकल सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि किसी संख्या में हम लोग किस चीज से गुणा करें कि हम लोग को ये तत्समक प्राप्त हो जाए। तत्समक इसमें क्या मिला था, 1, हमको 1 तत्समक मिला। याद रखना है कि गुणन में तत्समक 1 और योग में तत्समक 0 होता है, तो गुणन का तत्समक हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो Z में हम लोग 1/Z से गुणा करेंगे तो Z कट जाएगा, हमको 1 मिलेगा, तो 1/Z जो होगा वो Z का गुणात्मक तत्समक होगा, ये ध्यान रखना है, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि Z बराबर हम लोग लिए हुए हैं A प्लस IB, तो हम लोग 1/Z कैसे निकालेंगे, 1/Z तो नीचे हो गया A प्लस IB के रूप में, ये तो सम्मिश्र संख्या नहीं हुई क्योंकि ये एक बट्टा में है। सम्मिश्र संख्या कब होगी, जब A प्लस IB के रूप में हम लोग लिखेंगे, A प्लस IB का मतलब उसके बट्टा में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी सम्मिश्र संख्या के बीच वाले चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, यानी उसको संयुग्मी बोलते हैं, कंजुगेट। एक बीच वाला चिन्ह हम लोग बदल देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, A माइनस IB बटा में A माइनस IB, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, A माइनस IB बटा में A प्लस B इंटू A माइनस B के रूप में है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर B स्क्वायर। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, I स्क्वायर का मान जो हम लोग -1 अभी देखे थे पीछे वाला में, इस गुणनफल में हम लोग रखे थे, वही मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, देखिए A माइनस IB बटा में A स्क्वायर, और I स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो -1 इंटू B स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा, A माइनस IB बटा में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए नीचे जो है केवल वास्तविक पार्ट हमको मिल गया, नीचे कोई अब सम्मिश्र संख्या नहीं बचा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे, तो A बटा में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे, I लिखेंगे ये, और B में इससे भाग दे देंगे, तो B बटा में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अब जाकर के ये सम्मिश्र संख्या बना, क्योंकि A बटा में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोई अंक है, और इस अंक को, ये जो कि परिमेय होगा, रेशनल नंबर भी हो सकता है,
तो यहाँ पर हम लोग इस रेशनल नंबर को यदि a मान लें और इसको b मान लें तो a माइनस ib के रूप में है, तो हो गया समिश्र संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग 1/z लिखेंगे तो इसी प्रकार हम लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि 1/z में यदि a प्लस ib हमारा है तो डायरेक्ट हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, a बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i इंटू b बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि मान लीजिए कि a माइनस ib है, यदि यहाँ समिश्र संख्या के जगह पर a माइनस ib है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यही सेम मिलेगा, केवल ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। वही नहीं, फिर उसके बाद हम लोग नीचे वाला सेम मिलेगा, नीचे वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस पर एक है बंटन नियम, ध्यान दीजिएगा। बंटन नियम समिश्र संख्या, इसमें भी 3 समिश्र संख्याओं के लिए होता है। बंटन नियम क्या होता है, उसमें 2 चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए एक चिन्ह है मल्टीप्लाई यानी गुणन का और एक चिन्ह है प्लस का। तो हम लोग ऐसे बीजगणित में काम कर चुके हैं, z1 इंटू z2, z1 इंटू z3, ठीक है। उसी तरह z1 प्लस z2 इंटू z3 का हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि इसको हल कैसे करेंगे, तो z1 इंटू z3 का योग और z2 इंटू z3 का योग निकाल करके जोड़ देंगे, या हम लोग इन दोनों को जोड़ने के बाद z3 के साथ गुणा भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग अभी देखे हैं 3 नंबर पॉइंट तक यानी कि गुणन तक। अभी इसमें भागफल है, आगे हम लोग देखते हैं अब 2 समिश्र संख्याओं का भाग। इसमें होता है 2 समिश्र संख्याओं z1 और z2 के लिए जहां z2 नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि z1 बाई z2 जो है वो रेशनल नंबर की तरफ हो जाता है, जिसमें हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा। का भागफल z1 बाई z2 निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। z1 बाई z2 में से अंश को हम लोग अलग और 1 बाई z2 को हम लोग अलग कर लेते हैं और तब हम लोग ज्ञात करते हैं भागफल, यानी कि z1 में हम लोग 1 बाई z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 बाई z2 हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, कैसे हम लोग चेंज करते हैं समिश्र संख्या के रूप में। एक बार हम लोग उदाहरण देख करके भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 बाई z2 लिखेंगे। तो 1 बाई z2 बराबर क्या होगा, 1 बाई 2 प्लस i3। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे हम आप लोग को लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं 1 बाई a प्लस ib बराबर a बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i इंटू बी बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सूत्र हम लिखवा चुके हैं। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो a की जगह 2 है और b की जगह 3 है, तो हम लोग उसमें रखेंगे 2 और नीचे होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस i, b है 3 बटा में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखना है, इक्वल टू 2 बटा में 4 और 9 13 हो जाएगा, माइनस i इंटू 3 बटा में 13 होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए z1 बाई z2 बराबर z1 इंटू 1 बाई z2। तो z1 मेरा क्या है 1 प्लस i2 इंटू 1 बाई z2 क्या है 2 बाई 13 माइनस i इंटू 3 बाई 13। अब देखिए हम लोग 1 बाई z2 क्यों निकाले, क्योंकि 1 बाई z2 ये a प्लस ib के रूप में नहीं था, क्योंकि नीचे था, तो नीचे वाला हम लोग नहीं लेते हैं। अब देखिए a माइनस ib यानी कि a प्लस ib के रूप में आ चुका है। अब इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 से करेंगे 2 बटा में 13 माइनस i इंटू 3 बाई 13, फिर इससे करेंगे प्लस i इंटू 4 बाई 13 प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 6 बाई 13, ठीक है। 2 बाई 13 माइनस, देखिए इसमें माइनस कम कर लेंगे तो ये बड़ा है, इसको पहले लिखते हैं। तो 4 बाई 13 माइनस 3 बाई 13 और ये इसका मान -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा ये, तो 6 बाई क्या होगा 13। इसको जोड़ेंगे, दोनों का हर बराबर है तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 बटा में 13, ठीक है। और प्लस यहाँ पर i हमको लिखना था, 4 में से 3 जाएगा तो 1 i इंटू 1 बाई 13, यही हमारा z1 और z2 का भागफल होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समिश्र संख्याओं का बीजगणित सारा देख चुके हैं। हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भागा, इस पर हम लोग को ध्यान रखना है क्योंकि इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। i के पावर घात हम लोग पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि √-1 को i बराबर लिखा जाता है। दोनों स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा i स्क्वायर बराबर -1।
इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आई क्यूब बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा आई स्क्वायर का मान -1 और गुणे आई बराबर क्या होगा, -i। ठीक है, आई के पावर 4 आई स्क्वायर का हम लोग होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आई स्क्वायर का मान -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। आई के पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई के पावर 3 इंटू आई के पावर 2, या हम लोग लिख सकते थे आई के पावर 4 इंटू आई, वही ठीक रहेगा। आई के पावर 4 इंटू आई, दोनों का बेस बराबर है, गुणा करेंगे तो 4 और 1 5 इतना हो जाएगा। हम लोग उस रूप में तोड़ लिए हैं जिसका मान हमको पीछे मालूम हो चुका है। आई के पावर 4 का मान 1 है इंटू आई बराबर क्या मिलेगा, आई। ध्यान देना है यहाँ पर आई के पावर 6 तो हम लोग लिखेंगे आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई के पावर 4 है 1, आई स्क्वायर है -1 तो क्या मिलेगा, -1। आई टू द पावर 7 आई के पावर 4 इंटू आई टू द पावर 3, आई के पावर 4 का मान क्या है, 1 और आई टू द पावर 3 का क्या मान है, -i, तो हमको क्या मिल गया, -i। इसी तरह हम लोग i के पावर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि i के पावर 4 बराबर 1 मिल रहा है, यानी कि i के पावर यदि 4 होगा या 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस टाइप का यदि रहेगा तो हम लोग उसको सीधा 1 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि i के पावर 400 है 400, तो हम लोग उसका क्या मान लिखेंगे, 1, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। यानी कि i के पावर में यदि 4 से कटने वाली कोई संख्या, यानी कि 4 से डिविजिबल कोई नंबर दिए गए हैं तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिए स्क्वायर के रूप में ही यदि प्राप्त हो रहा हो तो उसका मान हमेशा हम लोग -1 रखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं व्यापक रूप में जब i का घात 4 या 4 का मल्टीपल हो, यानी गुणज हो। ठीक है, तो पहला होगा i के पावर 4k, यानी कि यदि 4 के रूप में 4 का मल्टीपल है तो 4 बराबर देख रहे हैं हम लोग 1 मिल रहा है। उसी तरह 8 बराबर i के पावर 8, तो i के पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, i के पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। i के पावर 4 का मान 1 मिलेगा तो स्क्वायर करके उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा, यानी कि i के पावर 8 का भी मान 1 मिलेगा। उसी तरह i के पावर 12, i के पावर 16, i के पावर 24, ये 20 सारा सबका मान 1 मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। i के पावर 4k + 1, इसका मतलब ये हुआ पावर में कि ऐसी संख्या जिसमें हम लोग 4 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 1 मिले, यानी शेष 1 मिले। वैसा यदि पावर में i के है तो उसका मान क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि 4 से हम लोग भाग देंगे 1 शेष बचेगा। जैसे मान लीजिए i के पावर 5, इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। तो उस स्थिति में इसका क्या मान मिल रहा है, i, तो इसका मान मिलेगा i। ठीक है, ध्यान रखिएगा i के पावर 4k + 2, इसका मतलब ये हुआ कि यदि i के पावर की कोई संख्या हो, हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचे, यानी कि 2 शेषफल बचे, तो उस स्थिति में इसका क्या मान होगा, इस प्रकार का यदि i का पावर होगा तो 4k + 2, यानी कि 4 के गुणज से 2 अधिक, 4 के मल्टीपल से 2 अधिक, जैसे 6, जैसे 10, जैसे 14, ये सारी संख्याएं हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। तो देखिए 2 शेष वाला ये है, 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो 2 शेष वाला क्या मान मिल रहा है, -1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1। ठीक है, i के पावर 4k + 3, 4k + 3 का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे आप लोग कि 4 से हम लोग डिवाइड करें 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 रिमाइंडर वाला 7 होगा और 7 करके कितना मान मिला है, -i, इसका भी मान मिलेगा -i। ठीक है, इस टाइप का यदि i के पावर है तो हम लोग 4 के मल्टीपल के रूप में तोड़ने का कोशिश करेंगे और इन्हीं सूत्रों का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है इसमें कि ये जो सूत्र है वो 4 के गुणज के लिए ही लागू है, बाकी यदि अलग कोई गुणज आ रहा है तो उसको हम लोग बाकी ये हम लोग जो घात निकाले हुए हैं इस रूप में हम लोग अलग अलग कर करके उसका मान हम लोग रख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल, यानी कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर्स। हम लोग देखेंगे कि उसका कैसे वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर होता है -1 और माइनस आई के स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस आई के स्क्वायर बराबर होगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 के स्क्वायर बराबर हम लोग 4 लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 है। उसी तरह यहाँ पर -1 का वर्गमूल -1 का वर्गमूल आई और -1 का वर्गमूल -i 2 मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसलिए -1 का वर्गमूल बराबर i और -i और -i 2 होगा। फिर यदि हम लोग मान लीजिए कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं √2i। ध्यान दीजिएगा, तो √2i का स्क्वायर क्या होगा, 2i स्क्वायर, और 2i स्क्वायर का मान हम लोग -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -2 माइनस √2i का होल स्क्वायर करते हैं तो इसका भी वही मिलेगा 2i स्क्वायर, 2 × -1 बराबर -2। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि -2 का वर्गमूल √2i और -2 का वर्गमूल -√2i है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए -2 का वर्गमूल बराबर √2i और -√2i है। ठीक है, इसमें कुछ नोट है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि √-a है तो इसे हम लोग कैसे सम्मिश्र संख्या के रूप में बदलते हैं, √-a बराबर हम लोग लिखते हैं ऐसे, a गुणा √-1, फिर दोनों को अलग अलग हम लोग करने के हिसाब से, यानी रूट्स के हिसाब से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग उसी तरह लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि √-1 बराबर क्या होता है, i। ठीक है, तो ऐसे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, यदि √a × √b बराबर √ab तो यह सत्य होगा। ध्यान देना है, यदि एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पर कि a और b दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों यदि पॉजिटिव होगा तो ये √a भी पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो वो केवल वास्तविक होगा, ये भी ध्यान रखना है। यदि इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव हो जाएगा तो केवल वास्तविक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए √-2 × √-2 बराबर क्या मिलेगा, जब गुणा करेंगे तो √4, तो √4 पॉजिटिव हो गया, इसमें अब i का स्थान नहीं रह गया, सम्मिश्र संख्या ये नहीं बन पाएगा, लेकिन सम्मिश्र संख्या का एक भाग रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कब कब होगा, a > 0 b < 0, यानी कि a यदि पॉजिटिव और b निगेटिव हो तो भी, या a < 0 b > 0 तो भी सत्य होगा, और a > 0 और b > 0 होगा। ठीक है, तीसरा चीज देखिए, एक रोचक चीज है यहाँ पर, i स्क्वायर बराबर यदि हम लोग लिखते हैं i × i, ध्यान दीजिएगा, तो i का मान होता है √-1 और फिर इस i का भी मान होता है √-1। तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √-1 × -1 बराबर क्या मिलेगा, √1 बराबर 1। ठीक है, i स्क्वायर का मान हमको तो यहाँ 1 प्राप्त हो गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि i स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो ये जो है वो विरोधाभास हो जाएगा, लिख देंगे यह i स्क्वायर -1 का विरोधाभास है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस पर, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में बनाए
तो ये सारा चीज हम लोग रिवीजन किए रहेंगे ताकि हम लोग को एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज है इसमें, जैसे हम लोग बीजगणित में पढ़े हुए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब, उस तरह इसमें भी होता है। इसमें हम लोग इसके क्रम विनिमयता, सहचर्यता पर या बंटन नियम के विस्तार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक दिखा देते हैं, बहुत आसान है, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। एक देखिए, इसका LHS हम लेके चल रहे हैं। इसका LHS है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। हम लोग इसको विस्तार करेंगे पहले, तो Z1 से दोनों में गुणा करेंगे, Z1 इंटू Z1 प्लस Z2, फिर Z2 से दोनों में गुणा करेंगे तो क्या होगा Z1 प्लस Z2। यहाँ पर कौन सा नियम का हम लोग प्रयोग किए? बंटन नियम, यानी जिसको वितरण नियम कहा जाता है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z1, Z1 स्क्वायर, Z1 इंटू Z2 प्लस इसको करेंगे तो Z2 इंटू Z1। ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सम्मिश्र संख्या का गुणा करेंगे तो पहले जो होगा उसको पहले लिखेंगे, बाद में जो होगा वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, Z2 इंटू Z2 स्क्वायर। यहां भी हम लोग किस चीज का प्रयोग किए? बंटन नियम का। चलिए, Z1 स्क्वायर यहां कर देंगे Z1 Z2, और इसको भी हम लोग कर देंगे Z1 Z2। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय होता है। तो क्रम विनिमय यानी कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 हम लोग पढ़े, तो उसी Z1 इंटू Z2 की जगह हम लिख देंगे Z1 इंटू Z2। ठीक है, प्लस Z2 स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि Z1 Z2 बराबर Z2 Z1। हम लोग क्या प्राप्त हो गया? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 Z1 Z2 हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर, और यही हमारा RHS था। इसी तरह हम लोग माइनस कॉलम, ये दूसरा भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जहां जहां प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग जानते हैं ये क्या मिलेगा। उसी तरह इसका भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए अंतिम टॉपिक हम लोग का बचा है सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, यानी कि द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मापांक यानी मॉडुलस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या z के मापांक को ऐसे देखिए, z के दोनों ओर हम लोग ऐसे लाइन बना देंगे तो उसको हम लोग मापांक पढ़ेंगे। इसे हम लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं z का मापांक, या इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, या मॉडुलस ऑफ z भी पढ़ सकते हैं, से सूचित किया जाता है। तथा मापांक ऑफ z बराबर होता है √a² प्लस b²। कब होता है? जब z बराबर a प्लस ib होता है। ठीक है, और देखिए z बराबर 2 प्लस ib यदि लिखे हैं तो इसका z का मापांक हम लोग क्या लिखेंगे? √a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, b की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 प्लस 9 बराबर 13। अब यहां पर यह बात आती है कि आखिर ये मापांक ऑफ z बराबर √a² प्लस b² कैसे हुआ। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। यहाँ पर केवल हम लोग यही सीख रहे हैं कि मापांक बराबर इतना होता है। इसके जो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि मापांक ऑफ z बराबर √a² प्लस b² कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग संयुग्मी। किसी सम्मिश्र संख्या z के संयुग्मी को z⁴ देखिए ऐसा चिन्ह बनाया जाता है जिसे हम लोग बार या रेकरिंग भी पढ़ते हैं द्वारा सूचित किया जाता है। यदि z बराबर a प्लस ib हो तो उसका संयुग्मी क्या होगा? तो इन दोनों के बीच वाला जो चिन्ह है ये प्लस माइनस हो जाएगा, या माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका a का चिन्ह क्या है उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए संयुग्मी में a का चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, केवल b का चिन्ह बदल रहा है ib का, यानी कि काल्पनिक संख्या का प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे z इनवर्स जिसको बोला जाता है, और z इनवर्स को घातांक के नियम के अनुसार हम लोग 1/z लिखते हैं। तो 1/z जो है हम लोग लिखेंगे, z हमारा क्या है? a प्लस ib, और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं
कि इसके बराबर क्या होता है। तो क्या होता है, a बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i इंटू b बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसको हम लोग घटा देंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर मिलेगा a माइनस i। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a माइनस आई बी बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इतना मिल जाएगा। और ये देखिए a माइनस आई बी जो है वो z का संयुग्मी यानी कंजुगेट है, बटा में ये क्या है, तो मापांक है, z का मॉडुलस है ये, तो z का मॉडुलस हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, z के संयुग्मी बटा में z के मापांक का स्क्वायर। हम लोग को क्या मिल रहा है, 1/z बराबर, ठीक है, क्या मिल रहा है, z के संयुग्मी बटा में z के मापांक का स्क्वायर। यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को समिश्र संख्या और समिश्र संख्या के संयुग्मी का गुणनफल उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी समिश्र संख्या और उसकी कंजुगेट यानी कि संयुग्मी का मल्टीप्लाई उसके मॉडुलस के, उस समिश्र संख्या के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये, और इसी पर आधारित हम लोग ये लिखे हुए हैं कुछ सूत्र है जो इसी पर आधारित है, मापांक यानी कि मॉडुलस, संयुग्मी यानी कंजुगेट के आधार पर है। पहला लिखे हैं कि Z1 और Z2 का यदि हमें मापांक निकालना हो यानी मॉडुलस ज्ञात करना हो और हमको Z1 Z2 दिया गया हो, तो Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस अलग अलग ज्ञात करके दोनों को गुणा कर देंगे तो Z1 Z2 का मॉडुलस प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। उसी तरह यहाँ पर भी Z1/Z2 का हमें मॉडुलस ज्ञात करना हो यानी मापांक, तो Z1 का मापांक और Z2 का मापांक ज्ञात करके हम लोग भाग दे देंगे तो हमको उसका मापांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है Z1 और Z2 का संयुग्मी यानी कंजुगेट ऑफ Z1 Z2, तो Z1 के संयुग्मी और Z2 के संयुग्मी यानी कि Z1 और Z2 दोनों के कंजुगेट को निकाल करके अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हम लोग को कंजुगेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, Z1 और Z2 के योग या घटाव का यदि हमें कंजुगेट ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में भी पहले समिश्र संख्या का और दूसरे समिश्र संख्या के कंजुगेट को हम लोग अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे या घटा देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा है Z1/Z2 का संयुग्मी यानी कि Z1 के संयुग्मी बटा में Z2 का संयुग्मी। इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज के लिए जो हम लोग को पढ़ना है, उस एक्सरसाइज के लिए जितने भी हम लोग को सूत्र परिभाषा पढ़नी थी सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।